नमस्कार। सुबह के 7:30 बजे मैं कंचन डोगरा नेगी उत्तराखंड एक्सप्रेस लेकर हाजिर हूं। सबसे पहले बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि आ रही है देहरादून से, जहां पर कोरोना संक्रमण का हब बनी हुई सब्जी मंडी 11 जून तक के लिए बंद कर दी गई है। निरंजनपुर सब्जी मंडी को सील किया है। निरंजनपुर सब्जी मंडी की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और कल यानी कि गुरुवार को 22 नए मामले आए थे इस मंडी से निकलकर। कुल मामलों की बात करें तो 46 हो चुके हैं। तो निरंजनपुर सब्जी मंडी को सील कर दिया गया है 11 जून तक के लिए। और जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगी सुलिंदर प्रभात से, जो इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सुलिंदर प्रभात, एक तरफ तो हम अनलॉक 1 की तरफ चल रहे हैं, जहां पर अब राज्य सरकारें जो हैं जीवन को पटरी पर लाने के लिए छूट दे रही है। अब दूसरी तरफ 22 मामले सामने आते हैं, कुल 46 मामले सब्जी मंडी से निकल कर आते हैं। तो ये कदम उठाना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए कंचन, निरंजनपुर जो सब्जी मंडी है, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आड़ती हैं और पूरे देहरादून और आसपास के इलाकों में यहाँ से सब्जी और फलों का थोक व्यापार होता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये निरंजनपुर सब्जी मंडी है। यहाँ से कल रैंडम सैंपलिंग के दौरान जब 22 मामले एक साथ सामने आए तो प्रशासन हरकत में आया, सरकार हरकत में आई और उसके बाद निरंजनपुर मंडी को एक हफ्ते के लिए सील कर दिया गया है। अभी तक इस मंडी से जुड़े, चाहे वो आड़ती हों या उनके कॉन्टैक्ट्स हों, करीब 46 लोग अभी तक कोरोना संक्रमित यहाँ से पाए जा चुके हैं। और एक बड़ा संवेदनशील और गंभीर विषय है कि सब्जी मंडी में ही जब इतनी बड़ी संख्या में लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हों, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने व्यापारी यहाँ पर सब्जी खरीदने आए होंगे, कितने लोग यहाँ पर सब्जी खरीदने आए होंगे। उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक बड़ी चुनौती है, बड़ा चैलेंजिंग है। दूसरी ओर कंचन, इसमें एक बड़ी जो लापरवाही है वो खुद मंडी समिति की भी इसमें बड़ी लापरवाही है, प्रशासन की इसमें बड़ी लापरवाही है। हमारे दर्शकों को अच्छे से ध्यान होगा कि मार्च महीने में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तब हमने इसी निरंजनपुर सब्जी मंडी से कई बार ये इस बात के लिए प्रशासन को आगाह किया था कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मंडी समिति के द्वारा जो जगह चिन्हित की गई थी प्रत्येक व्यापारियों को कि व्यापारी कहाँ पर अपनी दुकान लगाएंगे और कहाँ पर ग्राहक खड़े रहेंगे, उसको भी बिल्कुल तार तार कर दिया गया था। और हमने लाइव इसी सब्जी मंडी से दिखाया था कि किस तरह से जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो स्पेस बनाया गया था, वहाँ पर दुकानदार, वहाँ पर आड़ती अपनी फड़ लगाकर बैठ गए थे। और यहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग आते थे। इसी भीड़भाड़ में, इसी गेट से यहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं, इसी गेट से लोग आते जाते थे। लेकिन उसके बावजूद निरंजनपुर की सब्जी मंडी की ओर ध्यान नहीं दिया गया, यहाँ पर एहतियात नहीं बरते गए। यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे कि ये सैनिटाइजिंग के लिए एक टनल भी यहाँ पर लगाई गई है और बताया गया कि जो भी व्यापारी, जो भी कस्टमर यहाँ से गुजरेगा वो इस टनल से गुजरेगा ताकि वायरस के संक्रमण की संभावना कम से कम हो। लेकिन जब सोशल डिस्टेंसिंग ही आप नहीं बनाएंगे तो उसके बाद आप कोई भी एहतियात बरतें, उसके कोई मायने नहीं रह जाते। तो एक गंभीर लापरवाही है जिसका परिणाम अब सुनील, एक आखिरी सवाल आपसे कि लॉकडाउन का एक लंबा पीरियड देखा है लोगों ने। हम कई महीने तक घरों के अंदर रहे हैं, 2 महीने तक, और बेसब्री से इंतजार था कि अनलॉक वाली स्थिति में आए ताकि धीरे धीरे करके लाइफ जो है आपकी वो नॉर्मल हो जाए। अब ऐसे में आप बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर व्यापारी पहुंचते हैं और अब उनका रोजगार भी एक हफ्ते के लिए जो है पूरी तरह से रुक जाएगा। व्यापारियों का क्या रिएक्शन था जब यहाँ पर लोगों को पता लगा कि एक के बाद एक कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है? तो उनकी तरफ से क्या रिएक्शन निकल कर आया है? देखिए, कोरोना संक्रमण की स्थिति यह है कि जिस तरह से मैंने बताया कि 46 लोग अभी तक इस मंडी से संक्रमित निकल चुके हैं। इससे पहले भी मंडी समिति की ओर से 16 मई को प्रशासन को, हेल्थ डिपार्टमेंट को एक लेटर जारी किया गया था कि पूरी मंडी में रैंडम सैंपलिंग कराई जाए ताकि यहाँ पर ये न हो कि यहाँ पर कोई कोरोना का संक्रमित पेशेंट निकले। 21 मई को पहला पेशेंट इस सब्जी मंडी से निकला था। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट हरकत में आया था और मंडी में थोड़ा बहुत सैंपलिंग होने लगी थी। पिछले दिनों में जब लगातार केस यहाँ से आने लगे। जी ठीक है, शुक्रिया आपका सुलिंदर प्रभात। आप नजर बनाए रखिए और अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। बहरहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब लगातार मामले बढ़ रहे हैं। निरंजनपुर सब्जी मंडी को एक हफ्ते के लिए सील किया गया है। उस बीच कोरोना का जो प्रकोप है वो कल कुछ इस कदर देखने को मिला कि 74 नए संक्रमित मामले सामने आए। देहरादून हॉस्पिटल की बात करें तो यहां पर जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर संक्रमित हैं।
आईसीयू में कार्यरत एक नर्स भी पॉजिटिव है। आईआरडीई का एक अफसर भी पॉजिटिव निकला है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की सैंपल रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। गुरुवार यानी कि कल सीएम का सैंपल लिया गया था। 29 मई की कैबिनेट में शामिल थे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र। उन्हीं की अगुवाई में बैठक की जा रही थी जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। सतपाल महाराज भी उस कैबिनेट की बैठक में मौजूद थे, जिसके बाद ये डर था कि कहीं मुख्यमंत्री तो कोरोना संक्रमण की चपेट में नहीं आ गए। लेकिन गनीमत कि जो रिपोर्ट आई है उसमें टेस्ट नेगेटिव आया है। 4 दिन से सेल्फ होम क्वारंटीन में हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब एहतियातन खुद को किया था सीएम ने सेल्फ क्वारंटीन, जिसके बाद अब एहतियातन ये टेस्ट भी कराया गया कोरोना का। और गनीमत राहत की बात यह कि कोरोना से संक्रमित नहीं है मुख्यमंत्री, उनका टेस्ट नेगेटिव आया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव और टीम राहुल में शामिल प्रकाश जोशी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को एक चिट्ठी लिखकर इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि पार्टी के कई नेता मीडिया में अलग अलग बयान देकर कांग्रेस की इमेज को बट्टा लगा रहे हैं। जोशी ने चिट्ठी में लिखा है कि ज्योत सिंह बिष्ट, सूर्यकांत धस्माना, विजय रासस्वत और धीरेन्द्र प्रताप ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर अलग अलग बयान दिए, जिससे कांग्रेस की स्थिति हास्यास्पद हो गई है। और इसके साथ ही प्रकाश जोशी ने इस बात को भी हाईलाइट किया कि किस तरीके से कोविड फंड के लिए विधायकों की सैलरी और 30% भत्ते को काटने के मामले में कांग्रेस के नेता अलग अलग सुर में बोलते हुए नजर आए, जिससे जनता में यह मैसेज गया कि कांग्रेस सारी मुहिम में एक्टिव नहीं है, जबकि ऐसा नहीं था। जोशी ने अपनी चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र किया कि कांग्रेस बीजेपी सरकार की कमियों को उजागर करने में प्रभावी ढंग से उजागर करने में कामयाब नहीं हो पाई है, कहीं ना कहीं पीछे रह गई है। और इसी चिट्ठी से कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में हलचल है। अनुपम त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद हैं, उत्तराखंड एडिटर हमारे साथ हैं, जो इस खबर पर और जानकारी हमें देंगे। अनुपम, ये टसल अब बीजेपी के अंदर ही देखने को मिल रही है, कांग्रेस के अंदर ही माफ कीजिए, देखने को मिल रही है कि कांग्रेस अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के ऊपर अब सवाल उठा रही है। तो ये कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति आखिर चल क्या रही है, आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे। कंचन, देखिए, कांग्रेस के साथ ये बड़ा अजीब सा इत्तेफाक रहा है कि वो अपने ही कॉन्ट्रडिक्शनों में उलझ के रह जाती है। यहाँ तो उत्तराखंड में पार्टी तक टूट गई थी कांग्रेस की 2017 से पहले, जब हरीश रावत की सरकार थी। मुझे लगता है कांग्रेस उससे भी कुछ नहीं सीखी, और अभी भी इनमें बहुत से नेताओं में, जो भी नेता बचे खुचे हैं पार्टी के अंदर, वो अलग अलग सुरों में बोल रहे हैं, और ये रिफ्लेक्ट होने लगा है। और ये जो अब चिट्ठी लिखी है प्रकाश जोशी ने प्रीतम सिंह को, ये जब सर्कुलेट होने लगी कल शाम से ही, उसके बाद से कांग्रेस में बहुत हलचल है। और ये बात जो प्रकाश जोशी ने अपनी चिट्ठी में 3-4 पॉइंट जो उठाए हैं कि नेता हमारी पार्टी की लाइन क्यों नहीं, और नेता अलग अलग बयान देके जो है कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। खासकर उसमें राष्ट्रपति शासन जो लगाने की बात है उत्तराखंड में, उसका जिक्र है कि उसमें हर नेता अलग अलग बोलता रहा। एक नेता ने कहा कि हमारा इंडिविजुअल बयान था एक्स नेता का, हम पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, फिर उसको रिपीट दूसरे नेता ने कर दिया। तो इस तरीके से उनका कहना है कि बहुत कॉन्ट्रडिक्शन से कहीं ना कहीं हास्यास्पद स्थिति पैदा होती है पार्टी के लिए। और यहाँ एक बात और भी है कंचन, क्योंकि बीजेपी बहुत स्ट्रांग है ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, और लेकिन ये कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज तो है ही इनको काउंटर करना। लेकिन एक जिस तरीके से लगातार कॉन्ट्रडिक्शन आते हैं, और खासकर अभी चिट्ठी आ गई और चिट्ठी वो भी मीडिया में सर्कुलेट हो गई, तो इससे ज्यादा अब पार्टी के लिए और बड़ी मुश्किल है कि वो कैसे काउंटर करेगी, क्या इसमें सफाई देती है। ये बिल्कुल, और इस खबर से ये भी समझा जा सकता है अनुपम के कांग्रेस की अंदर की कला ही शायद इस चिट्ठी के जरिए बाहर आ गई है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीएम से बात की। सेल्फ क्वारंटीन रहते हुए सीएम अपने आवास से जुड़े, वहीं मुख्य सचिव, डीजीपी, हेल्थ सेक्रेटरी सचिवालय में मीटिंग में शामिल हुए और सभी जिलों के डीएम को व्यवस्थाएं ठीक करने के निर्देश दिए। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसके जरिए उन्होंने ये अपनी बातें सभी जिलों के डीएम तक पहुंचा दी हैं। सेल्फ होम क्वारंटीन है इस समय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत,
और कल उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम मुख्य सचिवों, डीजीपी, हेल्थ सेक्रेटरी से मीटिंग करते हुए कई अहम दिशा निर्देश जारी किए। हम लोग जैसे आपने बिल्कुल देखा, आज काफ़ी मैराथन मीटिंग रही माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल पर, ऑलमोस्ट 4 घंटे के आसपास, जिसमें सभी हमारे सबसे आला अधिकारी शासन के थे, चाहे फील्ड के सभी ऑफिसर्स उपस्थित थे। अब मेन चैलेंज हमारा है कि कंटेनमेंट कैसे हमें करना है डिफरेंट कंटेनमेंट जोन में, साथ ही साथ हमारे जो होम क्वारंटीन लोग हैं उन पर कैसे प्रभावी नियंत्रण रखें, उन कैसे मॉनिटरिंग अपनी अच्छी रखें, बिकॉज ताकि हम उस वायरस को कंटेन कर पाएँ। सेकेंड है हमारा क्लिनिकल एस्पेक्ट, उसके लिए हम लोग अपने जो CCC हमारे होते हैं कोविड केयर सेंटर्स, उसमें सब्सटेंशियली कैपेसिटी रैंप अप हमने करी है अभी, और पिछले 3-4 दिनों में ही करीब 10,000 बेड्स हम आज करीब 13-14 हज़ार बेड पे पहुंच गए हैं, और आगे भी हमने कलेक्टर्स को टारगेट दिया है कि अपने बेड्स का टारगेट अचीव करेंगे। तो अलग अलग मेथड से हम लोग अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं कोविड से डील करने के लिए। तो कल कई मुख्य बातों पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, साथ ही उन्होंने राशन कालाबाजारी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने डीएम को आदेश दिया कि किसी भी हाल में राशन की कालाबाजारी ना हो पाए। त्रिवेंद्र रावत ने किसी की भी सिफारिश नहीं सुनने की अपील की। सभी जिलों के डीएम से यह कहा गया है कि कालाबाजारी किसी भी हालत में नहीं होनी है। कितना बड़ा आदमी कोई सिफारिश करता है, किसी की सिफारिश सुनने की जरूरत नहीं है। कोई भी सिफारिश करे तो मैं आपको निर्देशित कर रहा हूं कि किसी की भी सिफारिश सुनने की जरूरत नहीं है। राशन की कालाबाजारी की घटना हमारे सामने नहीं आनी चाहिए, और कहीं से हमारे कान में आती है तो ये खबर आनी चाहिए कि उसको अंदर कर दिया गया है। साथ ही चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने स्पष्ट किया है कि 8 जून के बाद यात्रा शुरू करने को लेकर स्थानीय पंडित पुरोहितों से भी विचार विमर्श के बाद ही फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यात्रा शुरू करने से पहले पूरे एहतियात बरते जाएंगे। यात्रा पड़ावों की स्थिति, वहां मौजूद होटल तथा सारी व्यवस्थाओं को लेकर डीएम को गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि यात्रा जब सीमित संख्या में शुरू की जाएगी तो पहले चरण में इसे केवल उत्तराखंड के लिए ही खोला जाएगा। वहीं इसमें भी रेड जोन एरिया वालों को अनुमति नहीं होगी। साथ ही राज्य से बाहर के यात्रियों को फिलहाल अनुमति नहीं होगी। आपको बताएं कि बद्रीनाथ के रावल ने यात्रा को 30 जून तक चालू नहीं करने की मांग मुख्यमंत्री से की थी। साथ ही डीएम को भी चिट्ठी उन्होंने लिखी थी। लेकिन इस बीच कल ये एक और बड़ी बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सामने आई, जब मुख्यमंत्री ने कहा कि बिल्कुल सुचारू रूप से ही कोई फैसला लिया जाएगा और तमाम लोगों से विचार विमर्श के बाद ही फैसला लिया जाएगा चारधाम यात्रा पर। अभी हम लोग विचार कर रहे हैं कि 8 तारीख के बाद अपने राज्य के धार्मिक स्थलों को हम शुरू करने पर विचार हो रहा है। लेकिन ये भी सही है कि हम लोग जो हमारे चारों धाम के जो हमारे रावल हैं, पंडित हैं, पुजारी हैं, पंडे हैं, सबको बातचीत करेंगे, लेकिन एक सीमित संख्या में सुरक्षित रूप में हम यात्रा को शुरुआत करेंगे। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि उत्तरकाशी में गंगोत्री के पंडा पुरोहितों ने कोरोना को देखते हुए फिलहाल यात्रा शुरू नहीं करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि यात्रा सीजन का पीक सीजन निकल चुका है, अब मॉनसून आने वाला है, ऐसे में यात्रा को अभी शुरू नहीं किया जाएगा। अपील है कि यात्रा खोली न जाए, और अगर 2-4 लोग कोई गंगोत्री और चारों धाम में आते हैं और वो संक्रमित होते हैं तो उससे सारा जनमानस, जहाँ का जितनी भी व्यवस्था है वो सब खराब हो जाएगी और लोग इससे इफेक्टेड होंगे। तो मेरा निवेदन है सरकार से कि जिस प्रकार से यात्रा अभी तक बंद थी, लोग अपने घरों में रहें और माँ गंगा का स्मरण वहीं से करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि उत्तराखंड पुलिस ने एक वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो में पुलिस के जवान अल्मोड़ा के चुखौटिया के रहने वाले भुवन नाम के शख्स का पुश्तैनी मकान रहने लायक बना रही है। दरअसल भुवन उन प्रवासियों में शामिल है जो दिल्ली से उत्तराखंड वापस लौटे हैं, लेकिन जब वो अपने गांव में गए तो उनका गांव का मकान एकदम खराब हालत में था, छत से पानी टपक रहा था। जब पुलिस को पता चला तो पुलिस ने जवान प्लास्टिक शीट लेकर आए और छत को कवर कर दिया। तो यहां देखिए उत्तराखंड पुलिस की तरफ से ये वीडियो ट्वीट किया गया है। इस वीडियो में पुलिस के जो जवान हैं, ये अल्मोड़ा की खबर है, जहां पर चुखौटिया में रहने वाला जो एक शख्स है उसकी मदद करने के लिए पहुंचते हैं। छत टपक रही थी और ऐसे में जब पुलिस तक ये बात पहुंची, पुलिस के जवान प्लास्टिक की शीट लेकर आते हैं और छत को कवर कर देते हैं।
इस बीच खबर हरिद्वार से, जहां पर अज्ञात वाहन की चपेट में आया एक गुलदार। और हरिद्वार दिल्ली मार्ग पर शानशाह गांव की ये घटना है। सड़क पार कर रहा था करीब 3 साल का गुलदार और हादसे का शिकार हो गया है यह अज्ञात वाहन, जिसकी चपेट में गुलदार आया। हरिद्वार दिल्ली मार्ग पर यह घटना हुई है। शानशाह गांव की घटना है। और एक और हादसे से जुड़ी हुई खबर है, जिसमें देहरादून से खबर। यूटर्न के दौरान कार की चपेट में आया शख्स नशे की हालत में बताया जा रहा था। यह व्यक्ति 108 के माध्यम से युवक को भेजा गया अस्पताल। थाना पटेल नगर के ISBT चौकी का यह मामला है। आगे बढ़ते आपको बताएं कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बची हुई परीक्षाएं इसी महीने में कराई जाएंगी। इनकी परीक्षा तिथियां भी जल्द घोषित हो सकती हैं। इन एग्जाम्स को हाई स्कूल और इंटर के लिए अलग अलग पालियों में किया जाएगा, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि इसे लेकर जल्द तिथियां घोषित की जाएंगी। तो 10वीं और 12वीं की जो बची हुई परीक्षाएं हैं उनको इसी महीने में पूरा किया जाएगा। लॉकडाउन की वजह से बच्चों के पेपर कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। हमारी कोशिश है कि इसी महीने के अंदर अंदर हम बच्चों के पेपर जो बचे हुए हैं इनको हम करवा लें, ताकि ठीक समय पर इनको हम परीक्षा परिणाम दे सकें। क्योंकि बच्चों को बाद में हायर एजुकेशन में जाना पड़ता है, कई कंपटीशन में जाना पड़ते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि हमारे बोर्ड के एग्जाम की वजह से लेट ना हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आज हम बच्चों के डेट किस किस डेट में किस किस पेपर के होंगे, ये हम डेट आज शाम तक या कल सुबह तक घोषित कर देंगे। अगली खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर प्रदेश में जिला नियोजन समिति का जिम्मा डीएम को दिए जाने पर कांग्रेस ने एतराज जताया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता MD जोशी का आरोप कि भाजपा सरकार पंचायतों को खत्म कर नौकरशाहों को आगे कर रही है। साथ ही जोशी ने कहा कि चुनी हुई संस्थाओं की जिम्मेदारी नौकरशाहों को देना असंवैधानिक भी है। जिला पंचायत का अध्यक्ष जिला योजना समिति का उपाध्यक्ष होता है, प्रभारी मंत्री उसका अध्यक्ष होता है। ये पहली सरकार है जिला पंचायतों को दरकिनार करके, बाईपास करके नौकरशाही के हाथ में योजना के निस्तारण का काम दिया जा रहा है, जिलाधिकारियों को दिया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और इस प्रदेश का क्या हो सकता है, पता नहीं। चंपावत से खबर, जहां पर 3 दिन पहले बनबसा इंडो नेपाल बॉर्डर पर ड्यूटी पर तैनात 4 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी और 2 मेडिकल स्टाफ शामिल थे। जिसके बाद प्रशासन ने ऐसे 41 लोगों को चिन्हित किया जो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से कोरोना पीड़ितों के संपर्क में आए थे। जिले के कप्तान के मुताबिक 18 लोगों के कोरोना सैंपल को लेकर जांच के लिए भेजा गया। 23 लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया गया। हमारे पास 2 पुलिस कर्मचारी व 2 मेडिकल स्टाफ में कोरोना की पुष्टि हुई थी। उनका हम लोगों ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के उपरांत जो उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स थे, उन सभी प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स 18 लोग थे, उन सभी का भी कोविड टेस्ट सैंपल लिया गया और वो टेस्ट भेजा गया है। इसके अलावा अन्य 23 लोग ऐसे थे जो उनके साथ इनडायरेक्ट संपर्क में थे, उन लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ते आपको बताते हैं, हरिद्वार में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राही मोटल में बने हुए क्वारंटीन सेंटर के बाहर धरना दिया और प्रशासन पर क्वारंटीन किए लोगों को बंधक बनाने का आरोप लगाया। धरने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। आपको बताएं कि राही मोटल में 6 लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है। 6 लोग ऐसे हैं जो किराया देने में सक्षम नहीं है और अंदर उनको बंधक बना के रखा हुआ है। ये सब लोग हरिद्वार के स्थानीय लोग हैं, कुछ इसमें से आंध्रा से आए थे, कुछ बाहर से आए थे। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा ये कहा गया कि उनके पास अभी कुछ इंतजाम नहीं है पेड करने के लिए। उसके लिए भी हमने अभी सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी मौके पे हैं, मैं भी मौके पे हूँ, हमने जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में इस चीज़ को लाया है। तो जो भी उसमें डिसीजन होगा उसके हिसाब से इनको अवगत करा के इनको इनके घरों को रवाना करा देंगे। आगे बढ़ते हैं और केरल की वो खबर आप तक पहुंचाते हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। देश के सबसे शिक्षित राज्य में शुमार और हाथियों को पूजने वाले राज्य में
हथिनी मादा हथिनी की निर्मम हत्या से देश भर में विरोध शुरू हो गया है। हरिद्वार में आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर युवाओं ने इस घटना की निंदा करते हुए हथिनी को श्रद्धांजलि दी और इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। और अब आज की बड़ी खबर, जहां पर साल का दूसरा चंद्र ग्रहण आज लगने वाला है। रात 11:16 से 6 जून सुबह 2:32 तक रहेगा ग्रहण। रात 12:54 पर चरम पर होगा ग्रहण और ज्योतिषियों का दावा है कि कई राशियों पर इसका असर देखा जाएगा। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।